तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैसूर का इतिहास, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान के इतिहास को मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके बना सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं मैसूर का इतिहास। तो सबसे पहले बात करते हैं मैसूर के इतिहास की। सम्राट अशोक के अभिलेखों के अनुसार मैसूर का प्राचीन नाम महेशुरु था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्राचीन नाम क्या था, महेशुरु था। 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी और वाडियार राजवंश के अभिलेखों में मैसूर को महिषासुर नगर कहा गया है। कब कहा गया है? 1612 में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी और वाडियार राजवंश के अभिलेखों में मैसूर को महिषासुर नगर कहा गया है और महिषासुर का नाम सभी लोग जानते हैं। वाडियार राजा चामराज के शासनकाल में इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद मैसूर में नंजराज का शासन आया, जो वाडियार राजाओं के प्रधानमंत्री थे और नंजराज के ही शासनकाल में सबसे पहले हैदर अली का उल्लेख मिलता है। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि हैदर अली का उल्लेख सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? नंजराज के शासनकाल में किया गया था। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी मैसूर के बारे में। मैसूर आधुनिक कर्नाटक में है। अब बात करते हैं हैदर अली के इतिहास पर। हैदर अली का जन्म 1722 में कर्नाटक के कोलार शहर में हुआ था। ये जन्म निश्चित नहीं होते हैं, मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ। हैदर अली के पिता का नाम फतेह मोहम्मद था, जो मैसूर के राजा नंजराज के यहाँ एक सैनिक की नौकरी करते थे। 1728 में फतेह मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद हैदर अली को उनकी नौकरी प्रदान की गई थी। हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर नंजराज ने क्या किया था कि 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया था। हैदर अली ने इसी समय खांडेराव नामक एक विद्वान हिंदू पंडित को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। 1755 में ही हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करवाई थी। देखिए डिंडीगुल है कहाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तमिलनाडु में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वहाँ पे एक शस्त्रागार की स्थापना किसने करवाई थी? हैदर अली ने करवाई थी। और कब करवाई थी? 1755 में करवाई थी, क्योंकि डिंडीगुल में जो किला था उसका फौजदार किसको नियुक्त किया गया था? हैदर अली को नियुक्त किया गया था। 1759 में नंजराज ने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपत्तनम में स्थानांतरित कर ली थी। देखिए मैसूर भी कहाँ है? कर्नाटक में है और श्रीरंगपत्तनम भी कर्नाटक में ही है। तो वहां पे स्थानांतरित कर ली थी किसने? नंजराज ने। इसी समय मराठों ने क्या किया कि मैसूर पे आक्रमण किया। हैदर अली ने और खांडेराव ने मिलकर क्या किया कि मराठों के आक्रमण को विफल कर दिया था और इसी से खुश होकर नंजराज ने क्या किया था कि हैदर अली को मैसूर का सेनापति नियुक्त कर दिया था। और 1760 में हैदर अली ने खांडेराव के साथ मिलकर नंजराज का अंत कर दिया था और स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया था। हैदर अली ने मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए बहुत सारा धन दान किया था और अपने सोने एवं तांबे के सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु की आकृतियां अंकित करवाई थी। ये किसने अंकित करवाई थी? हैदर अली ने करवाई थी। हैदर अली को दक्षिण भारत का पहला शासक माना जाता है जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। उससे पहले दक्षिण भारत के किसी भी राजा ने अंग्रेजों को पराजित नहीं किया था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 1769 के मध्य में चला था, जिसमें हैदर अली के विरुद्ध मराठा, निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेनाएं थी और इस युद्ध का अंत मद्रास की संधि से हुआ था। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इस संधि में एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वचन दिया था, लेकिन 1771 में ही मराठों ने फिर से मैसूर पर आक्रमण कर दिया था और अंत में आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था और इसी युद्ध में हैदर अली घायल हुए और 7 दिसंबर 1782 को उनकी मृत्यु हो गई थी।
हैदर अली का शासनकाल 1760 से 1782 के मध्य में था। तो ये तो था हैदर अली का इतिहास, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से वही मैंने बताया है, कोई फालतू जानकारी बिल्कुल बताई नहीं है इसमें। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के इतिहास पर। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 या 1 दिसंबर 1751 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। ये जन्म की तारीख निश्चित नहीं है, इतिहासकारों ने कभी 20 नवंबर लिखा है, कभी 1 दिसंबर लिखा है, तो इसीलिए इसे आप छोड़ दें। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। शेर ए मैसूर का मतलब होता है मैसूर का शेर, और ये खिताब किसने दिया था? हैदर अली ने दिया था टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान का पूरा नाम बादशाह नजीब उद्दौला सुल्तान मीर फतेह अली बहादुर साहिब टीपू था। तो ये पूरा नाम किसका था? टीपू सुल्तान का था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली तथा माता का नाम फातिमा फक्र उन्निसा था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान को मैसूर का शासक बनाया गया। टीपू सुल्तान का राज्य अभिषेक दिसंबर 1782 में ही हुआ था, और 1787 में टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। मैसूर का शासक बनने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के जारी किए तथा आधुनिक कैलेंडर भी जारी किए था। आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सिक्के टीपू सुल्तान के हैं, और आधुनिक कैलेंडर भी जारी किया था किसने? टीपू ने। आधुनिक कैलेंडर का मतलब है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो अभी चल रहा है, वो जारी किया था टीपू सुल्तान ने। फ्रांसीसी सैनिकों के प्रस्ताव पर टीपू ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी और स्वयं को नागरिक टीपू कहना शुरू किया था। तो फ्रांसीसी सैनिकों के कहने पर क्या किया था टीपू सुल्तान ने कि जैकोबिन क्लब की सदस्यता ले ली थी और नागरिक टीपू स्वयं को कहना शुरू कर दिया था। और आपको ये भी याद रखना है कि जैकोबिन क्लब की सदस्यता टीपू ने 1797 में ली थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपत्तनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। अपने दूत अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस आदि देशों में भेजे थे। श्रीरंगपत्तनम ये भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है। सीधा आप याद रखें कि मैं कर्नाटक के इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो सारे प्लेस जो हैं वो कर्नाटक के ही हैं। टीपू सुल्तान के 2 प्रमुख हिंदू मंत्री पूर्णिया और कृष्णा राव थे। वैसे पूर्णिया और कृष्णा राव के अलावा भी टीपू सुल्तान के पास बहुत सारे हिंदू मंत्री थे, लेकिन प्रमुख जो नाम आता है वो पूर्णिया और कृष्णा राव का आता है। मैंगलोर की संधि मार्च 1784 में टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के मध्य में हुई थी, जिसमें एक दूसरे के क्षेत्रों और बंदियों को वापस करने पर सहमति हुई थी। परंतु इस संधि से वॉरेन हेस्टिंग्स खुश नहीं था, क्योंकि इस संधि की शर्तें इतनी कमजोर थीं कि वॉरेन हेस्टिंग्स को लगता था कि पूरा कर्नाटक चला जाएगा मेरे हाथों से। इसीलिए लॉर्ड मैकार्टनी से बहुत गुस्सा हुआ था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। शारदा देवी मंदिर के पुजारी के कहने पर टीपू ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और शारदा देवी की नई मूर्ति लगवाने के लिए धन भी प्रदान किया था। देखिए, ये शारदा देवी मंदिर श्रृंगेरी में है और श्रृंगेरी भी कर्नाटक में ही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 के मध्य में चला था और इसका अंत श्रीरंगपत्तनम की संधि से हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम की संयुक्त सेनाओं ने क्या किया था कि टीपू सुल्तान को श्रीरंगपत्तनम के किले में ही घेर लिया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मराठा उस समय अंग्रेजों से बहुत अच्छे इनके संबंध थे, निजाम के भी अंग्रेजों से बहुत अच्छे संबंध थे। इस संधि की शर्तों के अनुसार टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंधक के रूप में अपने पास रखा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगता था कि कहीं टीपू सुल्तान आक्रमण न कर दें, इसीलिए उसने क्या किया था कि टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। सर जॉन शोर ने क्या किया कि मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसी कारण सर जॉन शोर को हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता भी माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन शोर ने अपनाई थी। 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया कि टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि की शुरुआत होती है 1798 से और सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की थी?
निजाम ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी। इसके बाद 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने टीपू के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन टीपू ने स्वीकार नहीं किया था और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी थी तथा श्रीरंगपत्तनम को चारों तरफ से घेर लिया था। इसी युद्ध को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए रॉकेट आज भी लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में रखे हुए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसको माना जाता है? टीपू सुल्तान को माना जाता है। और उनके द्वारा जो बनाए गए रॉकेट थे, उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज कहाँ ले गए थे? अपने साथ ले गए थे और आज भी वो साइंस म्यूजियम में रखे हुए हैं, जो कि लंदन में है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर के संपूर्ण राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था और टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 के मध्य में था। तो जितना मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ छूट गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसे मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो में तो कुछ भी अपडेट हो नहीं सकता। अगर आप लोग अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी नोट्स की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।